Good evening, everyone. Good evening, Soumya. Good evening, Adarsh. Good evening, Diksha. Good evening, Kashish. Good evening, Deshma. Good evening, Ajay. Good evening, Sneha. Good evening, Kamini. Good evening, Anjali. Good evening, Kashish. चलो फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सुबह हम बोर्स मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे एंड बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन देखा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल रेडियस का रिलेशन। ठीक है, यानी कि बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल रेडियस होता है उसका क्या फॉर्मूला है। तो अगर आपको एनएच ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो आर एन का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका डेरिवेशन हमने केमिस्ट्री में देखा था। ठीक है, और अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो, कैसे सॉल्व करोगे, 4 की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, पाई की वैल्यू आपने रख ली 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने 8.85 इंटू 10⁻12 रख लिया। ठीक है, और उसके बाद h की वैल्यू आपने रख ली यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट के 6.626 इंटू 10⁻34। उसके बाद ये 4 ये पाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू रख ली, और m क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना होता है भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताना जरा। 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद z आपका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि z हम क्यों रख रहे हैं यहाँ पे, मान लो कि हाइड्रोजन होता है या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होती है, यानी कि अगर मान लो हम हीलियम ले रहे हैं तो उसके लिए Z2 ले लेंगे, और हाइड्रोजन होगा तो उसके लिए Z1 ले लेंगे। और ई स्क्वायर क्या हो गया, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये सब जब सारी वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट नंबर पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 0.53 आएगा। और बचेगा क्या यहाँ पर, एन स्क्वायर बाई जेड बचेगा, जहां पर एन क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि कौन से वाले ऑर्बिट के आप रेडियस निकालना चाहते हो। फर्स्ट ऑर्बिट की निकालोगे तो एन की वैल्यू 1 रखोगे, सेकंड ऑर्बिट की निकालोगे तो एन की वैल्यू 2 रखोगे, एंड सो ऑन। उसी तरीके से जेड क्या हो गया, यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो गया। अगर आप हाइड्रोजन का केस ले रहे हो तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला अगर हाइड्रोजन के लिए हमें रखना है तो 0.53 इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि जब आप इस फॉर्मूला को, ये डायरेक्ट वाले रिलेशन को इस्तेमाल करोगे जिसमें आपने कांस्टेंट की वैल्यू 0.53 निकाली है, तो आपकी जो रेडियस है वो किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। अगर सपोज आपको ऑप्शंस मीटर में दिए होंगे तो एंगस्ट्रॉम में जो रेडियस आ रही होगी, जो भी वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड जो भी होगा, उसको इंटू 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है, इस तरीके से। ठीक है, या फिर अगर मान लो किसी और यूनिट में वैल्यू दी है आपको, नैनोमीटर में दी है, पिकोमीटर में दी है, तो एंगस्ट्रॉम में आपने वैल्यू निकाल ली, उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻10 मीटर से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद जिसमें भी आपने कन्वर्ट करना होगा, पिकोमीटर नैनोमीटर, उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ये कन्वर्जन मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। ठीक है, कि मीटर को अगर पिकोमीटर में करना है तो कैसे करना है, या नैनोमीटर में करना है तो कैसे करना है, वैसे कर लोगे। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ऑर्बिटल रेडियस का। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जो चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकंड के अंदर वो कितने चक्कर लगा रहा होगा, वो क्या हो गया, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी हो गया। तो एफ इज इक्वल टू 1/t, ये अपने को बेसिक फॉर्मूला तो पता ही है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड अगर सपोज हमें पता है तो टाइम पीरियड भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सीधे सीधे अगर टाइम पीरियड की वैल्यू हमें दी है। ठीक है, अब इसी टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, जो टाइम होता है, आपको जो एक जनरल फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और यहाँ से देखोगे तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब अगर हम यहाँ पर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, यानी कि ये एक एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, एक ऑर्बिट है।
अब इस ऑर्बिट की रेडियस हमने कही कि क्या है, r के बराबर है। तो इसका जो पूरा चक्कर डिस्टेंस लगाने में जो पूरा चक्कर यहाँ पर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, 2πr के बराबर हो जाएगा। और स्पीड अगर सपोज हमने कह दी कि v के बराबर है, यानी कि v इसकी वेलोसिटी थी, तो यहाँ पर टाइम पीरियड की जो वैल्यू हम वो ऐसे लिख सकते हैं 2πr/v के बराबर। और फ्रीक्वेंसी अगर लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। 1/t का मतलब t की जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि v/2πr हो जाएगा। तो यही वैल्यू इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दी, v = 2πr। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इसके बाद v की जो वैल्यू थी, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कौन सी, ये वाली, ये जो फॉर्मूला था ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ऑर्बिटल वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू इन्होंने रख दी। कौन सी वाली, ये वाली रख दी, z² एप्सिलॉन नॉट nh। तो जब ये आप इसमें रख दोगे, ठीक है, एम भी रखा है, इसका मतलब इन्होंने ये पहली वाली वैल्यू रखी है, आई थिंक 2π, ठीक है, v/2πr m e⁴। मतलब ये है कि एक तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी की यही वाली वैल्यू रखी इन्होंने, और दूसरी क्या इन्होंने वैल्यू रखी, ये जो नीचे आपको r दिख रहा है ना, इसमें 2πr जो r दिख रहा है, इस r की भी वैल्यू रखी यहाँ से। तो r की वैल्यू यहाँ से रख दी इन्होंने, और v की वैल्यू इन्होंने यहाँ से रख दी। तो ये जब आप कंबाइन करोगे, जो भी कट रहा होगा उसको काट दोगे, तो आपको एक फाइनल फॉर्मूला ये वाला भी मिल जाएगा। अब इतना बड़ा फॉर्मूला अगर आपको याद करना है तो आप याद भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल रेडियस का फॉर्मूला याद है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, तो आपको ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल बेसिक वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, और 1/टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, v/2πr हो जाएगा। और v/2πr कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया। तो उसको रख के भी, v की वैल्यू रख के और r की वैल्यू रख के भी आप फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। और सीधे अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो सीधे फॉर्मूला भी आप इसको याद कर सकते हो, जो कि me⁴ z² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n³ ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। एंड इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर दिया, जैसे ऊपर आपके ये जो आपका रदरफोर्ड मॉडल था, तो रदरफोर्ड मॉडल में भी हमने क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है, जो आपका बोर्स मॉडल है, तो बोर्स मॉडल में जो एनर्जी आ रहा है वो इतने आएंगे, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू -1/4πε0 का स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में क्या है 2πme⁴/h², फिर मल्टीप्लाइड बाय 1/n²। ठीक है। तो ये करके जो है आपका यहाँ पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, ये वाला। अब ये कैसे आया है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, इसमें वही पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया होगा। काइनेटिक एनर्जी तो देखो इन्होंने हाफ mv² ली होगी, जहां पर v का वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दिया होगा, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए इन्होंने कोई और फॉर्मूला यूज करा होगा, तो उन दोनों को कंबाइन करके ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो आ रहा है आपका, ये वैसे इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी देख लेना अगर इससे कोई न्यूमेरिकल पूछा गया हो। तो टोटल एनर्जी आपकी ये आ रही है, और ये जो वैल्यू लिखी है पता नहीं किस चीज की वैल्यू लिखी है, me⁴। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट में जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो ये आया है, ठीक है, -13.6 z² ev/n² के बराबर। अब इन्होंने क्या करा कि अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हो और फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हो, तो z की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1 रख के इन्होंने आगे भी इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। ठीक है। तो यही आपका मेन फॉर्मूला है, -13.6 वाला। और यहाँ पर जो हमने एक और फॉर्मूला देखा था, आई थिंक, अच्छा ठीक है, फिर यही वाला फॉर्मूला है -13.6 z² ठीक है। ये ईवी पता नहीं क्यों लिखा है, ईवी आई डोंट थिंक कि इसमें आता है। ठीक है, -13.6, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ये ईवी जो है ना, बेसिकली ईवी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, मैं सोच रहा था कि ई और वी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, ये जो आपकी एनर्जी निकल कर आएगी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। ठीक है, ये डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होगा। ठीक है। और अगर किसी को याद हो तो मैंने एक बार आपको एक कन्वर्जन बताया था, कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना है, जूल में करना है, तो हम क्या करते हैं, याद है किसी को?
बोलो भाई। 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है जूल में, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। मतलब क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है बस उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं और जूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी आ रही हो और अगर उसको जूल में आपने कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे। अदरवाइज अगर सपोज आपकी एनर्जी कहीं पर जूल में आ रही है और उसको अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, मेन जो फॉर्मूला हो गया एनर्जी का, वो बस आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या हो गया एनर्जी का जो आपके पास फॉर्मूला आया यहाँ पर, वो आया -13.6 जेड स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एन स्क्वायर। और ये जो एनर्जी आपको मिलेगी कौन सी यूनिट में मिलेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। और अगर आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना हो, अगर आपके ऑप्शंस जूल में दिए होंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला आपका यही है जो इस्तेमाल होगा। और Z क्या हो गया आपका, एटॉमिक नंबर हो गया। अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे होंगे तो 1 रखेंगे। ठीक है, और n का मतलब क्या हो गया, कौन से नंबर का आपका ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी n की। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, ये काफी अजीब सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको याद रखो या ना रखो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल एनर्जी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी देख सकते हो। जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला वही उसी को यूज करके आया होगा, हाफ एम वी स्क्वायर को। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर में जब आप v की वैल्यू को रख दोगे, जो आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था, तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, एंड इसके बाद जो है यहाँ पर मतलब फिर इन्होंने क्या करा है, देखो बेसिक जो फॉर्मूला वो आपका बस इतना ही है, यहाँ तक ही है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इतना ही फॉर्मूला आपको याद करना है। बाकी इन्होंने आगे कोई कांस्टेंट बना दिए, सारे कांस्टेंट को टर्म्स को लेकर एक के कांस्टेंट बना दिया। ठीक है, तो उतना आपको ध्यान नहीं रखना, बस इतनी वैल्यू को आप याद रखो, फिर उन्होंने शायद आगे भी कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपका बेसिक वाला जो फॉर्मूला है वो ये है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया बेसिक वाला, जो आप याद रख सकते हो। तो इन दोनों को कंबाइन करके आपका क्या बन जाएगा, टोटल एनर्जी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स इज गिवन बाय। तो ये है कि जो ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी होगी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अलग होगी, सेकंड ऑर्बिट की अलग होगी। तो लाइक अगर आपको उनके बीच में डिफरेंस निकालना है तो आप ये फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बेसिकली आया कैसे, क्योंकि अभी हमने जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था वो कितना होता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, और ये एनर्जी जो आती है वो किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में आती है। तो मैंने कहा कि भाई ये जो है मान लो, अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए या फर्स्ट ऑर्बिट स्टेट मतलब या ग्राउंड, या आप बोल सकते हो इनिशियल ऑर्बिट स्टेट के लिए। ठीक है, मैंने ये कहा कि जो इनिशियल हमारी स्टेट है, इनिशियल स्टेट का मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रॉन पहले किसी ऑर्बिट में होगा, तो उसके लिए मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन ये जो एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी -13.6 जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर। एन वन क्या कह दिया कि भाई इनिशियल स्टेट जो इलेक्ट्रॉन की होगी जिसमें वो पहले ऑर्बिट में था। और उसके बाद E2 का मतलब क्या हो गया, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। N2 स्क्वायर का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है फाइनली वो N2 स्टेट में गया है। अब N1 और N2 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि भाई N1 जो है वो पहला वाला ऑर्बिट है या N2 जो है वो दूसरा वाला ऑर्बिट है, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने N1 और N2 अगर कह दिया, और इन दोनों को अगर आपको डिफरेंस निकालना है, तो जब आप ये E2 माइनस E1 करोगे, अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई E2 जो है वो आपका हायर एनर्जी स्टेट था, ठीक है, तो हायर एनर्जी स्टेट अगर वो होगा तो आप अगर E2 माइनस E1 करोगे तो -13.6 Z1 स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, और -1 अपॉन N1 स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन क्या होगा कि माइनस जब आप इसमें से कॉमन निकालोगे तो अंदर वाला जो है वो एक आपका मतलब ये पहला वाला जो है वो तो आपका प्लस का होगा, लेकिन दूसरा वाला जो N1 स्क्वायर है, सॉरी N2 स्क्वायर, वो आपका माइनस का रह जाएगा और N1 स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो उसको करके मतलब ये दोनों का डिफरेंस निकाल के आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 13.6। अब देखो यहाँ पर आगे माइनस नहीं लगा क्योंकि अंदर इन्होंने एक माइनस को भेज दिया है। ठीक है, 13.6 जेड स्क्वायर
और ब्रैकेट में आ गया 1/n1² माइनस 1/n2², जहां पर n2 आपकी क्या है, फाइनल स्टेट थी, और n1 क्या है, आपकी इनिशियल स्टेट है। तो फाइनल माइनस इनिशियल नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, इनिशियल माइनस फाइनल हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बाहर जो नेगेटिव साइन आना चाहिए था उसको हमने हटाकर, मतलब क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस वजह से E2 माइनस E1 का फॉर्मूला आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव अ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv गिव एन explanation for Bohr's quantized orbit by bringing in the wave particle duality. The orbits correspond to circular standing waves in which the circumference of the orbit equals to a whole number of wavelengths. तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस तो हमने पढ़ा ही था। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का मतलब वही था, लाइक डुअल नेचर जो होता है, ठीक है, आपका वेव का जो डुअल नेचर होता है, तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या होता है, डुअल नेचर होता है। वो भी क्या करते हैं, पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, साथ साथ वेव्स की तरह भी बिहेव करते हैं। तो डी ब्रोगली ने ये बोला था कि जब वो वेव की तरह बिहेव कर रहे होते हैं तो उनकी जो वेवलेंथ होती है वो h/mv वाले फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यही क्या होता है, आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस होता है, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन को जो है हम वेव की तरह भी देख सकते हैं, एंड वेव की तरह जब हम देखेंगे तो उसकी जो वेवलेंथ है वो h/mv वाले फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है? उसका नो सर। नो सर। चलो फिर अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जरा। ठीक है, एक मिनट रुको ना। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या सभी को? यस यस सर। ठीक है, तो यस इसमें सर। आप एक बार सेकंड वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको करके देखो। देखो जरा, इसे कर सकते हो तो। अच्छा ये बताओ, जो n1 की वैल्यू होती है लाइमन सीरीज में वो क्या होती है, 1 और बाल्मर में? 2। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला आपको याद ही है उसका। ठीक है, जो वो रिडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला आपने सुबह भी पढ़ा था।
तो इसमें कह रहे हैं कि भाई लास्ट लाइन का मतलब क्या है। लास्ट लाइन का मतलब क्या होता है भाई, आपको पता है जो n2 की वैल्यू होती है किसी भी सीरीज में, वो अप टू इंफिनिटी हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर n1 की वैल्यू 1 है तो n2 की वैल्यू 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक जा सकती है। तो लास्ट लाइन का मतलब क्या है कि वो लास्ट लाइन की जो वैल्यू है, n2 की जो वैल्यू हम कह रहे हैं उसको इनफाइनाइट कर देंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या रख देंगे, इनफाइनाइट रख देंगे दोनों में। तो इनफाइनाइट जब आप रखोगे तो 1 बाय इनफाइनाइट क्या होता है, बताओ। 1 अपॉन इंफिनिटी कितने के बराबर होता है? अरे बोलो भाई। 1 अपॉन जीरो कितने के जीरो बराबर होता है? इनफाइनाइट के 1 अपॉन जीरो अगर इनफाइनाइट के इनफाइनाइट बराबर होता है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितने के बराबर हो जाएगा? जीरो। जीरो के जीरो बराबर होता जीरो है के ना। जीरो अब एक बार ट्राई करके देखो फिर ये क्वेश्चन। वन कितना आ रहा है? भाई वेव नंबर का फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, ठीक है। वेव नंबर की जगह बस आपने 1 बाय लैम्डा लिख देना है। देखो सुबह जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या था, न्यू बार इज इक्वल टू 109,677, यही होता है आपका रेडबर्ग कांस्टेंट, और ब्रैकेट में क्या आता है 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये न्यू बार है, न्यू बार को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। तो मतलब लैम्डा का रिलेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें किसकी, हमें किस किस का निकालना है, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो पहले हमें बाल्मर का निकालना है। तो 1 अपॉन लैम्डा बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 109,677। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब ये जीरो कैसे हुई मैंने बता दिया, क्योंकि n2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई, क्योंकि लास्ट लाइन की बात कर रहा है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो के बराबर हो गई। और n1 की वैल्यू कितनी लेंगे बाल्मर में, टू 2 लेंगे। टू। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, या फिर आप इसको 0.5 इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि 1/2 माइनस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, क्या सेकंड क्या कह रहे हो, ये ऑप्शन या तो अगर बता रहे हो तो ऑप्शन बी बोलो, और अगर आंसर बता रहे हो तो आंसर फिर नंबर में बताओ। ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, टू आंसर आ रहा है या बी आ रहा है, ऑप्शन अगर बताना तो बी सी ए बी सी डी के टर्म्स में बताना। बी। बी आ रहा है, चलो देखते हैं फिर। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा बी की वैल्यू आपकी ये हो गई बाल्मर सीरीज की। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको इसी तरीके से लाइमन सीरीज के लिए निकालनी वैल्यू तो 109,677, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक सेकेंड, 1 अपॉन n1 स्क्वायर था ना, तो n1 स्क्वायर तो 1/4 होता है, तो ये 0.25 होगा। ये जो बाल्मर सीरीज वाला फॉर्मूला इसमें 0.25 आएगा, क्योंकि n1 की वैल्यू 2 थी, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1/4 कितना होगा, 0.25 होगा। और इसमें क्या क्या हो जाएगा, n1 की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 माइनस 0 इज 1, तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, तो लाइमन की आपको वैल्यू ये मिल गई। अब हमें किस किस का रेशियो निकालना था, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज टू द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इन दोनों को या तो आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 अपॉन लेमडा एल, ठीक है, नहीं मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड कर लो इसे, 1 अपॉन लेमडा एल अपॉन 1 अपॉन लेमडा बी, इस तरीके से हो गया। और लेमडा एल की वैल्यू क्या है, 109,677 अपॉन 1 के बराबर है, और उस वाली की वैल्यू कितनी आ रही है, 109, ठीक है ये तो 1 ही रहेगा, 109,677 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो अब ये 1 अपॉन लेमडा एल अपॉन 1 अपॉन लेमडा बी, ये कितने के बराबर हो जाएगा, लेमडा बी अपॉन लेमडा एल, और ऊपर कितना आ जाएगा 109, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है ये भी आई थिंक ऊपर चला जाएगा ना, तो इस
हाँ, ये 1/0.25 हो गया ना, ठीक है। तो 1/0.25 का मतलब कि ये 2 जीरोस यहाँ चले गए, 25 4 जा 100, तो इसका रेशियो कितना आ गया, 4 आ गया, या 4:1 आ गया। तो वे आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये इसीलिए मैंने कहा था, ये जो है ना, ये सीरीज से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ पर आया था, नीट 2017 में आया था। ठीक है, और इसके बाद जो है, इसमें एक्चुअली न्यूक्लियाई वाले चैप्टर के भी मिक्स करके क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि एटम एंड न्यूक्लिया एक ही साथ आता है ना। अच्छा चलो, ये वाला बताओ, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला कैलकुलेट करके बताओ जरा। फिफ्थ वाला तो बिना पेन चलाए हो जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। अभी तो करा है हमने, जो सोल्यूशन हम कर रहे थे उसी में आ गया था इसका आंसर। ए। ए, और बाकियों का। सर डी। डी, अच्छा, ए। और ए, ए। ए। ओ। ठीक है। तो ए है इसका आंसर, ठीक है। ये तो आपका बिना पेन चलाए हो जाना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला अभी आपने क्या पढ़ा था भाई, ये बार्मर सीरीज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, जो न्यू बार की वैल्यू थी, न्यू बार ही हमें निकालना है, वेव नंबर यहाँ पे, उसका फॉर्मूला क्या था, रेडबर कांस्टेंट, और रेडबर कांस्टेंट की इन्होंने वैल्यू दी है 10⁻7। एक्चुअली में क्या होती है वैल्यू, 1.01 इंटू 10⁻7 होती है, तो इसी को इन्होंने 10⁻7 आपको दे रखा है, तो जो दिया है वही ले लोगे, ठीक है। तो 10⁻7 हो गया, और 1/n1 स्क्वायर, n1 की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे, बाल्मर सीरीज है तो 2 रखेंगे, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन का मतलब क्या है, 1 अपॉन वापस से क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, तो 1/∞ क्या हो गया, 0 हो गया। और 1/∞ अगर 0 हो गया, यानी कि ये कितना आ गया, 10⁻7 इंटू 1/4, और 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है, तो 0.25 इंटू 10⁻7 पर मीटर, ये इसका आंसर होता है। ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना, सारी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने बोला है कि भाई क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से फिजिक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जो है, अच्छा ये वाला भी करके देखो, थर्ड वाला जरा, अगर होता है तो। थर्ड वाला, if an electron in a hydrogen atom jumps from the third orbit to second orbit, it emits a photon of wavelength lambda. When it jumps from the fourth orbit to third orbit, the corresponding wavelength of the photon will be, बताओ जरा। हुआ किसी से, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज होना है भाई, सीरीज वाला।
तो क्या इसमें क्या आ रहा है? सी आ रहा है सर। सी? यस। चलो देखते हैं अभी। सी? अच्छा, बताओ कैसे किया फिर। बताओ, सी कौन बता रहा था? अरे बोलो भाई। अब देख लो इसे कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले जो आपका इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में कहां से कहां जंप कर रहा है, 3 से 2 में कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट केस के लिए N1 की जो वैल्यू है वो 3 है, और N2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, और सेकेंड केस के लिए यहाँ पर N1 की जो वैल्यू है, सेकेंड केस में आप देख सकते हो फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट कर रहा है। तो N1 की वैल्यू 4 हो गई और N2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अगर लाइक हम जनरल फॉर्मूला वो लगा के देखें, ठीक है, तो क्या होगा, अगर वो जो सीरीज वाला फॉर्मूला है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वेवलेंथ है यानी कि जो वेव नंबर वाला फॉर्मूला होता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। तो पहले वाले केस के अकॉर्डिंग अगर हम ये इक्वेशन बनाते हैं, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ की जो वैल्यू वो कितने के बराबर हो जाएगी, एक तो यहाँ पर आर एच वाला रेडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा, उसको ऐसे ही रहने दो, उसकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, और 1/n1² माइनस 1/n2²। तो 1/n1² जब रखोगे, n1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का मतलब कितना हो गया, 9 हो गया n1², और 1/n2² का मतलब कितना हो गया, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 1/λ की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, आर एच, और इसको जब आप सॉल्व करोगे 4 - 9 यानी कि कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो n1² माइनस, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 4 - 9 अपॉन 9 4 जा 36। तो 1/λ की वैल्यू कितनी मिल गई, आर एच, और ये कितना हो गया, -5/36। तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो। अब दूसरे वाले केस की बात करते हैं, तो दूसरे वाले केस के लिए मैंने न्यू बार डैश ले लिया यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू मैं कह सकता हूँ कि 1/λ डैश हो गई, क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेव नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि n1 और n2 की वैल्यू चेंज हो गई है। तो वो कितना हो जाएगा, आर एच ब्रैकेट में 1/n1², n1 कितना था, 4, तो 1/16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और माइनस n2 की वैल्यू कितनी थी, 3, तो यानी कि 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/λ डैश इज इक्वल टू आर एच, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 9 - 16 अपॉन 16 9 जा 144। तो 1/λ डैश की जो वैल्यू आपको मिलेगी कितनी मिल गई, आर एच, और ये कितना हो गया, -7/144। ठीक है, अब आपसे देखो क्या पूछा था यहाँ पे, कि जब आपका फोर्थ से थर्ड ऑर्बिट में वो जंप करेगा तो उसकी वैल्यू आपकी जो है वो कितनी होगी। ठीक है, और आपको लैम्डा के टर्म्स में निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपकी पहली इक्वेशन थी लैम्डा वाली, और ये जो आपकी दूसरी इक्वेशन है लैम्डा डैश वाली, इन दोनों को आप आपस में डिवाइड कर सकते हो। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/λ, ठीक है, अपॉन 1/λ डैश, इस तरीके से कर लो, और 1/λ अपॉन 1/λ डैश ये कर लिया आपने। इसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 1/λ की वैल्यू आर एच -5/36, और नीचे क्या आ जाएगा, आर एच -7/144, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये 1/λ अपॉन 1/λ डैश जो है, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लेके आओगे ना, डिवाइड वाला जो पोर्शन है, तो 1/λ इंटू लैम्डा डैश अपॉन 1 हो जाएगा, तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा हो गया लेफ्ट साइड, और राइट हैंड साइड में आप जो है आर एच को दोनों को कैंसिल कर सकते हो। और ये जो ऊपर था -5/36, इसको ऐसे ही रहने दो, और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो ऊपर होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा 144 अपॉन -7। तो नेगेटिव से नेगेटिव तो देखो कैंसिल हो गया, और 36 और 144 ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितने जा जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा ये, क्योंकि 36 2 जा 72, 72 2 जा 4 144, तो ये 4 टाइम चला गया, कितना आ गया, 20/7 आ गया।
तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है? लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा की वैल्यू आ गई 20/7। तो लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/7 लैम्डा के बराबर आ जाएगी। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये सीरीज का कितना ज्यादा काम हो रहा है। 2016 में भी क्वेश्चंस आए हैं, 2017 में भी आए हैं, इसके बाद भी आए होंगे। ठीक है, अब देखो 14th वाला क्वेश्चन भी इसी पर आया है सही। रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करिस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बार्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। और उसके बाद देख सकते हो 20th क्वेश्चन आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड देन फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट। रेशियो ऑफ वेवलेंथ वैसे ही सेम क्वेश्चन जैसे अभी हमने करा, ये 2012 में आया है। ठीक है, तो ये है कि PYQ प्लीज सारे कर लेना अच्छे से, ऑनलाइन आपको सारे मिल ही जाएंगे। और बाकी जो मैंने बुक भेज रखी है उससे भी आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो ये है कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बाकी के। ठीक है, फिर कल सुबह जो अपने लोग अपना न्यूक्लियर वाला जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी जो आपका टेस्ट है वो 7 बजे से होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। 7 बजे से आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, अभी 9 मिनट है आपके पास, तो 7 बजे से टेस्ट जरूर दे देना सभी लोग।